आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम सुमित्रानंद पंत द्वारा रचित एक कविता वे आँखें की व्याख्या करेंगे। वे आँखें कविता एक प्रगतिवादी विचारों की एक कविता है और सुमित्रानंद पंत वैसे प्रकृति के प्रेमी कवि माने जाते हैं, लेकिन ये कविता उनके प्रगतिवाद विचारधारा की कविता है। तो आइए शुरू करते हैं। इस कविता में कवि ने किसान के जीवन के बारे में विस्तार से बताया है। और वीडियो शुरू करने से पहले एक निवेदन, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वे आँखें अंधकार की गुहा सरीखी, इन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। तो यहाँ पर जो कवि हैं वे किसान की जो आँखें हैं उसके बारे में बताया है कि वो अंधकार की गुफाओं की तरह हैं, अंधेरी गुफाओं की तरह हैं, और उन आँखों से डरता है मन कि उन आँखों की तरफ, किसान की आँखों की तरफ देखने से भी मन में डर पैदा होता है। यहाँ पर अंधकार की गुफाओं की तरह यानी उसका जो दुख के बारे में बताया गया है कि वो इतना दुखी है, इतना निर्धन है कि उसकी जो आँखें हैं वो अंदर तक धंस गई हैं और वो अभी गुफाओं की, अंधेरी गुफाओं की तरह लगती हैं। बड़ा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन, और उनके अंदर, उन किसान की आंखों के जो गुफाओं की तरह हैं, उनके अंदर दूर दूर तक जो दुख है और पीड़ा है वो सारी की सारी भरी हुई है। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका, और छोड़ उसे मजदार आज संसार कगार सदृश बह खिसका। और उसके बारे में बताया गया कि जो किसान है वो कभी स्वाधीन था, लेकिन और उसकी आंखों के अंदर कभी अभिमान भरा रहता था, यानी स्वाभिमान उसकी आंखों में कभी भरा रहता था। किसान का जीवन पहले ऐसा नहीं था, वो स्वाधीन था और उसकी आंखों में एक स्वाभिमान की चमक थी। छोड़ उसे मजदार आज संसार कगार सदृश बह खिसका। लेकिन आज स्थितियां बदल चुकी हैं और जो संसार है उसको आज मझधार में छोड़ रहा है, यानी वो मझधार के बीच में है, और जो संसार है वो किनारों की, कगार की तरह है, यानी कगार पर खड़ा होकर, किनारों पर खड़ा होकर देख रहा है, यानी उसकी स्थिति के बारे में वो मूक दर्शक बना देख रहा है। लहराते हुए खेत दृगों में हुआ बेदखल वह अब, जिनसे हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तन तन से। और यहाँ पर भी उसके पूर्वाभास बताया गया कि वो जो उसके खेत थे वो आज भी उसके दृगों में हैं, यानी उसकी आंखों में लहराते हुए हैं। यानी वो जब उसके अपने खेतों को याद करता है तो वो, लेकिन उन खेतों से वो अब बेदखल हो चुका है, यानी वो खेत, वो जमीनें अब उसे छीनी जा चुकी हैं। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से, यानी उसके जो खेतों की जो हरियाली थी, उसके जो हरे हरे तृण थे, उसी के कारण किसान के जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा खुशियाँ थी और वो उसका हंसता खेलता जीवन था। आंखों ही में घुमा करता वह उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से गया जवानी में ही मारा। और उसके लड़के के बारे में बताया गया है कि उसकी आंखों में घुमा करता वह उसकी आंखों का तारा। ये एक मुहावरे का प्रयोग किया गया है कि उसका जो एक बेटा था वो उसे बहुत प्यारा था, जो कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा, और जो भरी जवानी में ही जो जमींदार के जो लठैत थे, कारकुन यानी लठैत कहते हैं जिसको, गुंडे भी कह सकते हैं एक चीप लैंग्वेज के अंदर, कि उनकी लाठी से वो भरी जवानी में ही उसकी मृत्यु हो गई, किसान के पुत्र की। आगे बढ़ते हैं। ये किसान के जीवन, किसान की जो आंखों के बारे में बताया गया है। बिका दिया घर द्वार महाजन ने, न ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रहे आंखों में चुभती व कुर्क हुई बर्दों की जोड़ी। और यहाँ पर यह बताया गया कि जो उसका जो घर द्वार है वो सारा का सारा बिक गया है, और महाजन यानी जो ब्याज पर पैसे देने का काम करता है, उसने इतना ब्याज वसूल किया कि एक ब्याज की कौड़ी भी नहीं छोड़ी उसके पास, यानी कुछ भी रियायत नहीं की, और सारा का सारा जो ब्याज है, मूल था, वो सारा वसूल करने के लिए उसका घर और द्वार बिक गया। और रह रहे आंखों में चुभती हुई कुर्क हुई बर्दों की जोड़ी। बर्द यहाँ पर बैलों को बोला गया है, और कुर्क नीलाम हो जाना। और उस कर्ज को चुकाने के लिए जो किसान की जो
बैलों की जोड़ी थी जिससे वो खेती करता था, वो भी कुर्क हो गई यानी नीलाम हो गई। उजरी उसके सिवाय किसे कब पास दुहाने आने देती, आंखों में ही नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। उजरी यहाँ पर सफेद गाय को बोला गया है, या सफेद भैंस लगा सकते, भूरी भैंस लगा सकते हैं। उजरी उसे यानी उसकी जो उजली जो उसकी गाय थी वो उसके सिवाय किसी को दुहाने नहीं देती थी, यानी दूध निकालने नहीं देती थी। हाँ, आंखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। और जो सुख की खेती थी वो उसकी आंखों के सामने जो नाचा करती थी वो अब उजड़ चुकी है, क्योंकि उसका बेटा मर चुका है, उसके जो बैल नीलाम हो चुके हैं, उसकी ज़मीनें उससे ली जा चुकी हैं। यानी यही जो सारी चीज़ें थी वो सारी उसके सामने उजड़ गई हैं। आगे बताया गया कि बिना दवा दर्पण के घरनी, स्वर्ग चली आंखें आती भर, देख रेख के बिना दूध मुही, बिटिया 2 दिन बाद गई मर। और यहाँ पर जो घरनी है वो घरवाली को बोला गया है, पत्नी को बोला गया है। जो किसान की पत्नी है वो बिना दवा दर्पण के, यानी जो बीमार होगी लेकिन उसके बिना दवाई का वो इंतजाम नहीं कर सका, स्वर्ग चली और वो उसकी भी मृत्यु होगी, आंखें आती भर। और किसान की आंखें उसकी अपनी पत्नी को याद करते हुए भर कर आती हैं, यानी वो रुआसा हो जाता है, दुखी हो जाता है। और देख रेख के बिना दूध मही, दूध मही मतलब वो बच्चा होता है जो दूध के सहारे जिंदा है। बिटिया 2 दिन बाद गई मर। और उसकी जो बिटिया थी किसान की, क्योंकि उसकी किसान की पत्नी की मृत्यु हो गई थी, इसलिए उसकी देखरेख नहीं हो पाई बच्चिया की, और वो बिटिया भी 2 दिन के बाद ही मर गई। तो आगे बताया गया है, घर में विधवा रही पतोहू। और उसकी जो पतोहू यानी उसका जो पुत्र था, पुत्र वधु है, इसके बारे में बताया गया है। उसका पुत्र तो पहले मर चुका था, और उसकी जो विधवा थी, उसके बेटे की जो विधवा थी, पतोहू या पुत्रवधु लक्ष्मी थी, यद्यपि पति घातिन। यहाँ पर वो बोला गया है कि जो वैसे तो वो पुत्र मतलब जो घर की लक्ष्मी होती है, लेकिन वो पति घातिन थी, यानी पति की हत्या करवाने वाली है, इस प्रकार का शब्द का प्रयोग किया गया है। अभी किस मानसिकता से कवि ने ऐसा बोला है वो तो नहीं जान सकते। यद्यपि पति घातिन, पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। और कोतवाल ने यानी थानेदार ने या थानाध्यक्ष ने, पुलिस ने उसको पकड़ लिया और थाने में उसको लेकर आ गए, और जिसके कारण वो शर्म के मारे एक दिन कुएं में डूबकर मर गई। खैर पैर की जूती जोरू नहीं सही, एक दूसरी आती पर जवान लड़के की सुध कर, सांप लौटते फटती छाती। यहाँ पर बोला गया कि पैर की जूती जोरू, जोरू मतलब स्त्री, कि यहाँ पर बताया गया कि जो स्त्री है यानी पत्नी है वो पैर की जूती के समान है, ऐसा इसमें बताया गया है। ये मेरा विचार नहीं है। न सही एक दूसरी आती, कि एक अगर चली जाती है तो दूसरी खरीदी जा सकती है, यानी ये पैर की जूती एक अगर चोरी हो जाए या टूट जाए तो दूसरी खरीद सकते हैं। तो वही उसका विरोधाभास बताया गया है कि यहाँ पर अगर एक पत्नी चली जाती है तो दूसरी की शादी हो सकती है। पर जवान लड़के की शुद्ध कर सांप लौटते फटती छाती। तो लेकिन जो अपनी शुद्ध कर यानी याद करके, अपने जवान लड़के को याद करके, उसकी यहाँ पर भी 2 मुहावरों का प्रयोग किया गया है, सांप लौटते और फटती छाती। यानी उसके जो सांप लौटते यानी बहुत दुख होता है उसके हृदय में, और उसकी छाती दुख से फटने को हो जाती है, यानी उसको उसका जो उसकी पुत्र वधु है उसका गम नहीं है, बल्कि अपने बेटे की मृत्यु का बहुत ही ज़्यादा गम है। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गड़वा चितवन, तीखी नोक सुरदस बन जाती। लेकिन वो आगे कवि कहता है कि पिछले जो सुख था, जब उसके पास उसके बैल थे, उसका बेटा था, उसके हरे भरे खेत थे, वो सारी जो स्मृति है उसकी जब आंखों में आती है, वो याद करता है, तो एक क्षण के लिए उसकी आंखों में, किसान की आंखों में चमक आ जाती है। लेकिन जैसे वो यथार्थ में लौटता है, तुरंत शून्य में गड़ वह चितवन, तीखी नोक से दृश्य बन जाती। और वैसे ही जैसे वो यथार्थ में आता है तो उसकी जो तीखी नोक है उस यादों की उसकी आंख में चुभ जाती है। तो ये कविता थी कि एक किसान के जीवन के बारे में। आशा है आपको समझ में आई होगी, और ये किसान के आंखें के बारे में ये
कविता थी मैथिली, जो अपने सुमित्रानंदन पंत जी की। आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।